It is great honor for me to introduce and welcome our today's speaker. I welcome you, Dr. Sanjay Sonakar, sir, in Research Methodology Workshop on History. He is professor and head in History, Postgraduate and Research Center Government, KRG, PG, Auto College, Gwalior, MP. Today's topic is different style of citation and repression. Respected all participants, please keep your audio and video off during this session. First of all, I welcome from my core of heart to all participants. KCG Knowledge Consortium गुजरात के इस आज के इस वर्कशॉप में जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बहुत ही प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। आई एम सो हैप्पी टू से दिस थिंग कि केसीजी ने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर एक बहुत अच्छी वर्कशॉप, बहुत वैल्यूबल रिच कंटेंट वाइज वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है और almost now it is on final stage. I think it is second last day of this workshop. तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज के स्कॉलर्स में रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च का जो एनवायरनमेंट है वो तब तक क्रिएट नहीं हो सकता है जब तक कि रिसर्च मेथोडोलॉजी को बेहतर ढंग से ना समझा जाए। विदाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी किसी भी डिसिप्लिन के अंदर कोई भी स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम में स्कॉलर अगर रिसर्च करने जा रहा है तो वो प्रॉपर ढंग से रिसर्च नहीं कर पाएगा। ये एक तयशुदा बात है और इससे हम सभी को, सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को समझना चाहिए और उसके लिए बेहतर प्रयास भी करना चाहिए। केसीजी ने एक इनिशिएटिव लिया है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर एक बेहतरीन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, दिल से तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर वेरियस टॉपिक्स को लेकर एक वर्कशॉप आयोजित की है और मुझे एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराई है कि मैं एक रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक ऐसे पार्ट पर आपके साथ डिस्कशन कर सकूं, आप से कुछ बातें शेयर कर सकूं, कुछ आपसे बात कर सकूं। इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं केसीजी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज के इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करने वाले हैं, जो चर्चा करने वाले हैं, उसका कंटेंट क्या रहेगा उसको थोड़ा सा मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, ग्लोसरी इसकी क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में हम बात करेंगे और व्हाट इज रेफरेंस स्टाइल क्या है, व्हाई टू रेफरेंस हमें क्यों देना है, संदर्भ क्यों देना है, क्यों देना होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस, हमें रेफरेंसेस के वेरियस टाइप्स के बारे में बात करनी होगी। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग रेफरेंसेस को अगर हम देखें तो वेरियस टाइप्स ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल हैं ग्लोबल लेवल पर। तो हार्वर्ड स्टाइल है, एपीए है, वैंकूवर स्टाइल है, एमएलए स्टाइल है, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल है, रॉयल सोसाइटी, और भी कुछ अलग अलग स्टाइल्स अवेलेबल हैं और उसका एक ओवरऑल कंक्लूजन हम आज के इस डिस्कशन में रखेंगे। तो ये एक कंटेंट्स मैंने आपको शेयर किया है कि किस तरह से हम आज के इस वर्कशॉप में आज के इस लेक्चर को या आज के इस डिस्कशन को किस पथवे पर हमें लेके जाना है, इसकी एक झलक मैंने आप लोगों के सामने रखी है।
जहां तक मोटिव की बात है आज के इस टॉपिक की, आज हम इस टॉपिक को शेयर करके, आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करके किस तरह के मोटिव्स को हम हासिल कर सकते हैं, हमारे उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो हमारा ये व्याख्यान है और जो चर्चा होनी है, उसका मोटिव है टू अंडरस्टैंड टर्मिनोलॉजी ऑफ रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग में जिस टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, जिस ग्लोसरी का यूज किया जाता है, उसको समझने की कोशिश की जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो स्कॉलर्स हैं उनको टर्मिनोलॉजी की जानकारी नहीं होगी, लेकिन एक बार मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को हमें जानना बहुत जरूरी, और हो सकता है कि कुछ नए टर्म्स भी हमारे सामने आए। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, टू स्टडी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग यूज्ड ओवर द वर्ल्ड। तो हमें अध्ययन करना है उन स्टाइल्स का जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में ड्यूरिंग रिसर्च यूज में लेके आते हैं, और रेफरेंसिंग के लिए उसका हम यूज करते हैं, उसकी हम बात करेंगे, टू गेट द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ रेफरेंस और प्रेजेंटिंग। बहुत वास्ट टॉपिक है ये। इस टॉपिक को शेयर करने का मतलब यह है कि एक सिटिंग में इस टॉपिक पर बात कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हर स्टाइल का अपना एक फॉर्मेट होता है, और हर स्टाइल का हर एस्पेक्ट के लिए अलग फॉर्मेट होता है। तो ऐसा मान के चलिए कि टोटल अभी ग्लोबली जितने भी रेफरेंसिंग के स्टाइल्स हैं, अगर मान लीजिए 10 रेफरेंसिंग के स्टाइल हैं, तो टोटल फॉर्मेट 100 से भी ज्यादा निकल जाते हैं। और उन सारे के सारे फॉर्मेट्स पर हमें अगर चर्चा करनी है तो एक पूरी की पूरी वर्कशॉप इस पर हो सकती है 7 दिन की। तो फिर भी हमारी ये कोशिश होगी कि उन फॉर्मेट्स को सामने रखा जाए, टू नो द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट स्टाइल्स यूज्ड। तो जो स्टाइल रेफरेंसिंग स्टाइल्स हम यूज करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को देखना बहुत जरूरी है। ये हमारा मोटिव है, टू सपोर्ट ऑल सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट्स। हमें देखना होगा कि जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको हम साथ में लेकर चलें, और उस पर हम रिव्यू करें, टू नो द ओरिजिन ऑफ द वर्क। तो ये भी हमें देखना होगा कि जो रेफरेंसिंग का असाइनमेंट है उसके बारे में हम जो बात करेंगे डिफरेंट स्टाइल्स की, तो उनका ओरिजिन कैसे हुआ है उस पर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। माय ग्लोसरी से मैं अपने आज के इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी कोशिश होगी कि कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ फ्रेजेस आपके सामने, कुछ एब्रीविएशंस आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत किए जाएं जो हो सकता है कि शायद आप जानते हो, और ये भी हो सकता है कि आपके लिए वो टर्म्स कुछ नए हों और आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी की स्टडी में वो आपके लिए काम आ सके। तो कुछ वर्ड्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसमें पहला वर्ड है साइटेशंस, रेफरेंस लिस्ट, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसिंग स्टाइल्स, ब्रीफ रेफरेंस। तो जब हम साइटेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली साइटेशन और रेफरेंसेस एक ही बात होती है। जब हम किसी बात को शेयर करते हैं तो उसे हम साइट करना कहते हैं, और उससे रिलेटेड जो हमारा एक्ट होता है वो साइटेशन होता है। तो और जब हम किसी बुक या किसी सोर्स को साइट करते हैं या उसको हम मेंशन करते हैं तो वो हमारा रेफरेंस हो जाता है। तो यहाँ साइटेशंस और रेफरेंस को थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आता है रेफरेंस लिस्ट। तो रेफरेंस लिस्ट क्या होगी, इसको थोड़ा सा जानना इसलिए जरूरी है कि अमूमन लोग रेफरेंस लिस्ट और रेफरेंस को एक जैसा मान लेते हैं।
रेफरेंस लिस्ट का अर्थ यह है कि जो रेफरेंसेस आप अपने डॉक्यूमेंट में देना चाह रहे हैं, जो आपकी डिसर्टेशन है या जो कुछ भी थीसिस है आपकी, उस थीसिस के अंदर जो रेफरेंसेस आप देने जा रहे हैं वो एक लिस्ट के रूप में फुटनोट या एंड नोट पर आप देते हैं, वो आपकी रेफरेंस लिस्ट होती है। और इसी तरह से जब बिब्लियोग्राफी की हम बात करते हैं तो बिब्लियोग्राफी आपके डॉक्यूमेंट, आपकी थीसिस, आपकी डिसर्टेशन का लास्ट पार्ट होता है। एंड रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी में डिफरेंस है। रेफरेंस लिस्ट में हम केवल उन रेफरेंसेस को डालते हैं जिनको हमने अपने रिसर्च में, अपने डॉक्यूमेंट में शामिल किया है, जबकि बिब्लियोग्राफी में हम उन रेफरेंसेस को शामिल करते हैं जिसमें बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स या और भी जो भी सोर्सेस होते हैं, उन सारे सोर्सेस को भले हमने पूरी तरह से पढ़ा ना हो, लेकिन अगर हम गो थ्रू हुए हैं उन सोर्सेस को लेकर तो निश्चित रूप से हम उसे बिब्लियोग्राफी का एक पार्ट बनाते हैं। तो रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी को बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा अलग कर कर देखें। ये दोनों ही एक टर्म नहीं है। रेफरेंसिंग स्टाइल की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि रेफरेंस या संदर्भ लिखने के हमने कौन से तरीके अपनाए हैं, कौन सी स्टाइल हमने अपनाई है, उन स्टाइल्स को हम रेफरेंसिंग स्टाइल्स कहते हैं। यानी रेफरेंस देने के तौर तरीके जो हैं वो रेफरेंसिंग स्टाइल्स कहलाते हैं। और जब हम ब्रीफ रेफरेंस की बात करते हैं तो ब्रीफ रेफरेंस का मतलब यह है कि हम फुल रेफरेंस के स्थान पर, मान लीजिए कोई एक संदर्भ हमें देना है और उस संदर्भ का हम पूरा डिटेल अवेलेबल करा रहे हैं, तो वो हमारा फुल रेफरेंस कहलाता है। और यहाँ पर हम ब्रीफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे संदर्भ जिसमें हमें बहुत संक्षेप में संदर्भ देना होता है उसको हम ब्रीफ रेफरेंस कहते हैं। यह बात हम करना चाहेंगे फुटनोट, एंड नोट, इन टेक्स्ट रेफरेंस, फुल रेफरेंस, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और एब्स्ट्रैक्ट की। अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब हम रेफरेंस लिस्ट तैयार करते हैं, रेफरेंसेस देते हैं और एंड नोट की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमें रेफरेंसेस की एक पूरी सूची देनी होती है। फुटनोट का सीधा सा अर्थ ये होता है कि जिस पेज पर हम रेफरेंस दे रहे हैं उस पेज पर, उस पृष्ठ पर सबसे नीचे हम उसका रेफरेंस देते हैं। वो रेफरेंस कितने भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए उस पेज पर 4 रेफरेंसेस आ रहे हैं तो हम पेज पर नीचे फुटनोट देंगे, जैसे पाद टिप्पणी कहते हैं, वो हम नीचे देंगे। और वो 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, जितने आपने मेंशन किए हैं। अगर 4 मेंशन किए हैं तो 4 फुटनोट नीचे देने होंगे। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन ये होती है कि जब हम फुटनोट देते हैं तो ज्यादा फुटनोट देने की गुंजाइश वहां पर नहीं होती है। इसलिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उस एडवांस रेफरेंसेस स्टाइल के अंदर एंड नोट को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि एंड नोट आपके पेपर के एंड में या थीसिस डिसर्टेशन के एंड में या आपके चैप्टर के एंड में दिए जाते हैं। और उसमें इस बात की संभावना ज्यादा रहती है, इस बात की गुंजाइश रहती है, स्पेस रहता है कि आप जितने रेफरेंसेस देना चाहते हैं, मान लीजिए आपके एक 10 पेज के पेपर में, 10 पेज के एक छोटे से पेपर में 100 रेफरेंसेस आपको देना है, तो उन 100 रेफरेंसेस को आप एंड नोट पर बहुत आसानी से अवेलेबल करा सकते हैं। ये सुविधा आपको एंड नोट के माध्यम से मिलती है। फिर हम बात करते हैं इन टेक्स्ट रेफरेंस की। ये इन टेक्स्ट रेफरेंस बड़ा महत्वपूर्ण है। हम फुटनोट और एंड नोट तो देते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें खासतौर पर लिटरेचर के अंदर हम ये देखते हैं कि इन टेक्स्ट रेफरेंसेस भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में कोटेशन दिया गया है, उस कोटेशन को हमें रेफर करना है, तो उस कोटेशन को रेफर करने के लिए हम इन टेक्स्ट रेफरेंस का यूज करते हैं। यानी उस कोटेशन के एंड में हम
राउंड ब्रैकेट के अंदर मेंशन करते हैं कि ये कोटेशन हमने कहां से लिया है, और वो हमारा ब्रीफ रेफरेंस होता है, जिस ब्रीफ रेफरेंस की बात मैंने अभी पीछे की थी। अब हम बात करेंगे फुल रेफरेंस की। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रीफ रेफरेंस और फुल रेफरेंस ये दो टर्म हैं। हमें अगर 2 शब्दों में कोई रेफरेंस देना है या 3 शब्दों में रेफरेंस देना है तो वो हमारा ब्रीफ रेफरेंस होगा, और जब हम पूरा का पूरा रेफरेंस देते हैं जिसमें ऑथर नेम रहता है, बुक नेम रहता है, पब्लिशर का नाम रहता है, पब्लिकेशन ईयर रहता है, तो ये जब हम बात करते हैं तो वो हमारा फुल रेफरेंस कहलाता है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये 2 टर्म और आते हैं जब हम रेफरेंसिंग का काम करते हैं। रेफरेंसिंग का काम करते हैं तो हमें जो रेफरेंसेस के नंबर देने होते हैं, उन नंबर्स को हमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के रूप में देना होते हैं। नॉर्मली सबस्क्रिप्ट को यूज किया जाता है जिसमें जो नंबर की जो साइज होती है वो साइज छोटी होकर आपके नॉर्मल लाइन के ऊपर वो नंबर डिफरेंशिएट होता है, शो होता है, और हम आसानी से उस नंबर को देख पाते हैं कि ये जो नंबर है ये अमुक रेफरेंस को डिनोट कर रहा है। और इसमें एक खास बात सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में ये होती है कि जो बाय डिफॉल्ट हम इन स्क्रिप्ट को यूज करते हैं अपने कंप्यूटर के माध्यम से, तो बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की। एब्स्ट्रैक्ट जो टर्म है वो हमारा जो डॉक्यूमेंट है, पेपर है, उस पेपर का जो जिस्ट होता है, जो समरी होती है, समरी टाइप में हम उसको पेपर के स्टार्टिंग पॉइंट पर उसको मेंशन करते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है। और आजकल एब्स्ट्रैक्ट में भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। कहीं कहीं उसमें रेफरेंसेस भी दिए जाने की परिपाटी शुरू हो गई है। तो एब्स्ट्रैक्ट भी अब इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि ये जो एब्स्ट्रैक्ट है किसी भी रिसर्च इवेंट के पहले जो एब्स्ट्रैक्ट छापा जाता है, बुकलेट छापी जाती है, उसमें उसको शामिल किया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट भी एक महत्वपूर्ण टर्म है रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। कुछ वर्ड्स आपके सामने हैं। पैराफ्रेज, पैरेंथेसिस, रनिंग हेड, थीसिस स्टेटमेंट, समराइज, एंथोलॉजी, ब्लॉक कोट। बात करें हम पैराफ्रेज की, तो पैराफ्रेज वो फ्रेज होता है, वो पैरा होता है जब हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, चाहे वो थीसिस हो, डिसर्टेशन हो या रिसर्च पेपर हो, वहां पर हम अगर कोई कोटेशन दे रहे हैं तो कोटेशन को एज इट इज किसी बुक से लेकर या किसी जर्नल से लेकर हम एज इट इज उसको मेंशन कर रहे हैं, वो हमारा पैराफ्रेज होता है। और पैरेंथेसिस की जब हम बात करते हैं, तो जब हम इस तरह के किसी कोटेशन को मेंशन करते हैं तो उस कोटेशन के बाद हम उसके बारे में, उसके रेफरेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो उसकी पैरेंथेसिस होती है। रनिंग हेड की अगर हम बात करें तो रनिंग हेड जो हमारा डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट्स के जितने भी पेजेस हैं, उन पेजेस पर अपर साइड और लोअर साइड हेडर फुटर होते हैं। वो हेडर फुटर हर पेज पर एक जैसे दिखाई देते हैं। मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट के हेडर साइड में कुछ टाइप किया हुआ है, आपकी संस्था का नाम टाइप किया हुआ है, और उस संस्था के नाम को आप चाहते हैं कि हर पेज पर वो दिखाई दे, तो वो रनिंग हेडर के रूप में हर पेज पर दिखाई देगा। और इसी तरह से फुटर की अगर हम बात करें तो वहां पर आपने कोई पेज नंबर दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि वो पेज नंबर आगे बढ़ता जाए, इंक्रीज वे में दिखाई देता रहे, शो होता रहे, तो वो आपका फुटर में भी दिखाई देगा। तो ये रनिंग हेड टर्म्स है जिसको हमें जानना था। और थीसिस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो हमारी जो थीसिस है, उस थीसिस का जो जिस्ट होता है, उस जिस्ट को हम थीसिस स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, और उसको हम जब आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम यूज करते हैं।
समराइज करना किसी भी चीज को, मान लीजिए हमें अपने डॉक्यूमेंट को समराइज करना है, जहां हमने एब्स्ट्रैक्ट के रूप में मान लीजिए पब्लिकेशन के लिए हम भेज रहे हैं, तो वहां पर हमने एब्स्ट्रैक्ट के रूप में उसको प्रस्तुत किया है। लेकिन कभी कभी हमें अपने डॉक्यूमेंट को पब्लिश कराने के लिए नहीं भेजना है, लेकिन किसी से हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं, किसी को हम शेयर करना चाहते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट को हमने समराइज किया और समराइज करके हम उसको भेज देते हैं, ताकि हमारे डॉक्यूमेंट को वो बेहतर ढंग से, हो सकता है कि समराइज करने पर एब्स्ट्रैक्ट की जो साइज है उस साइज से कहीं बड़ी साइज में, एब्स्ट्रैक्ट हमें लिमिटेड वर्ड्स में देना होता है, जब हम समराइज करते हैं तो वहां इस तरह की लिमिटेशन नहीं होती है, वो 1 पेज 2 पेज का भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं एंथोलॉजी की। एंथोलॉजी अ टाइप ऑफ बुक है, किताब की तरह होती है, एक ग्रंथ की तरह होती है, जिसमें डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा जो एक ही थीम पर अलग अलग टॉपिक्स पर पेपर लिखे हुए होते हैं या उनकी रिसर्च होती है, और उसको हमें कंपाइल करके कलेक्टिव वर्क के रूप में पब्लिश करना होता है, और वो जब पब्लिश होके एक बुक के रूप में सामने आती है तो हम उसको एंथोलॉजी का नाम देते हैं। ब्लॉक कोट जो टर्म हमारे सामने प्रदर्शित हो रही है, डिस्प्ले में है, वो उसका अर्थ ये है कि जो कोटेशन हमने शॉर्ट में कोटेशन दिया है उसको हम पैराफ्रेज के रूप में लेते हैं, और जब कोटेशन बड़ा होता है, मान लीजिए 2 लाइन 3 लाइन का कोई कोटेशन है, तो उसको पैराफ्रेज के रूप में हमने उसको यूज किया और फिर हमने उसका रेफरेंस दे दिया। लेकिन जब हम ब्लॉक कोट की तरफ जाते हैं तो वो कोटेशन हो सकता है कि काफी बड़ा हो, वो कोटेशन 6 लाइन का हो सकता है, 10 लाइन का भी हो सकता है, तो उसे हम ब्लॉक कोट के रूप में जानते हैं। यहां हम कुछ पंक्चुएशन से रिलेटेड टर्म्स को आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। इटैलिक, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, हाइफन, कॉलन, सेमी कॉलन, और उनको हम इस तरह से देख सकते हैं। जो पंक्चुएशन मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पंक्चुएशन मार्क्स को जानना समझना बहुत जरूरी है। खासतौर पर ये तो नॉर्मली यूज होते हैं, फुल स्टॉप है, कॉमा है। कॉलन सेमी कॉलन में कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि हमें कॉलन का यूज कहाँ करना है और सेमी कॉलन का यूज कहाँ करना है। तो जो वेरियस रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं, वहां पर कॉलन सेमी कॉलन के यूज को भी एप्रोप्रिएटली बताया गया है। राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट्स को भी जानना जरूरी है कि कहां पर राउंड ब्रैकेट्स होंगे, कहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे। एपोस्ट्रोफी के बारे में आप जानते हैं कि किस तरह से हमें किसी वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी लगाना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये कोटेशन मार्क्स से डबल इन्वर्टेड कॉमा, जहां हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ अपनी बात नहीं करनी है, वहां हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लगाते हैं। और कहीं पर हमें किसी बात को निरंतरता के साथ कहना है, वहां हम इलिप्सिस पॉइंट्स को यूज करते हैं। जैसे ये 3 इलिप्सिस पॉइंट दिए हुए हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क से। अंडरलाइन हमें अगर मान लीजिए किसी कोटेशन को या अपने किसी स्टेटमेंट को अंडरलाइन करना है, तो ये अंडरलाइन हम कर सकते हैं। ये हाइफन का भी काफी महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे रेफरेंसिंग स्टाइल्स में, तो इसको भी जानना जरूरी है। ग्लोसरी में कुछ और टर्म्स हैं, खासतौर पर यहाँ पर मैं एम्फसाइज करूंगा लैटिन वर्ड्स, जो लैटिन टर्म्स जो हमें कई बार पढ़ने होते हैं, देखने होते हैं, उनका उपयोग करना होता है, और वो हमारे लिए कभी कभी दिक्कत भी पैदा करने वाले होते हैं। समझ की कमी के कारण भी, जानकारी के अभाव के कारण भी वो हमारे लिए थोड़े टिपिकल वर्ड हो जाते हैं, तो उनको भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। इसका लैटिन टर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये एक एब्रिविएशन है, और इसको हम यूज करते हैं जब हम डिजिटली किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, किसी सोर्स को
लेते हैं तो उसको हमने किस तरह से आइडेंटिफाई किया है, उसके लिए हम इस टर्म का यूज करते हैं, DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। लैटिन वर्ड है एटल, जो कि एच अली से निकला है, शॉर्ट फॉर्म है एटल, और इसका जो अर्थ है वो एंड अदर्स। तो जब हम रेफरेंसिंग में एटल का यूज करते हैं तो मान लीजिए कि मोर देन वन ऑथर है, और मान लीजिए 4 ऑथर हैं या 6 ऑथर हैं, खासतौर पर साइंस में ये चीज होती है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। इबिट की अगर हम बात करें, ये भी लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड इबिडेम से ये निकला है, इन द सेम प्लेस। जब हम किसी रेफरेंस को एज इट इज ले रहे होते हैं, वहां पर हम इबिट का यूज करते हैं। और इडेम भी लगभग इसी तरह का टर्म है, ये भी लैटिन भाषा का है, आइडेम, आइडेम से ये निकला है, और इसका भी अर्थ द सेम लिया जाता है। खासतौर पर जब हम सेम ऑथर को ले रहे होते हैं तो वहां पर हम आइडेम का यूज करते हैं। सिटी लैटिन भाषा के वर्ड कन्फेयर से लिया गया है, इसका अर्थ जो है वो कंपेयर के रूप में किया गया है। ऑपेरे सेटेटो लैटिन टर्म है जिसमें ऑफसेट को हमें यूज करने का मौका दिया है। इन द वर्क साइटेड, जिसका अर्थ है, मान लीजिए हम ऑलरेडी किसी रेफरेंस को साइट कर चुके हैं तो उसके लिए हम ऑफसेट का यूज करते हैं। URL की अगर हम बात करें तो ये एक एब्रिविएशन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये URL खासतौर पर हम इंटरनेट सोर्सेस को जब हम रेफर करते हैं तो वहां हमें URL की आवश्यकता होती है। और मेरा ये एक सजेशन है, मेरा ये विचार है कि जब भी हम कभी ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन हम फैक्ट्स ले रहे हैं, रेफरेंसेस हम ऑनलाइन ले रहे हैं, तो वहां हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि हम URL उस फैक्ट के लिए या उस पैराग्राफ के लिए या उस पर्टिकुलर डेटा के लिए हम URL जरूर अपने पास सेव कर लें और उसको हम अपने रेफरेंस लिस्ट में यूज करें। चूंकि ऑनलाइन का जमाना है आजकल, एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, तो हमारे लिए हार्ड सोर्सेस के साथ साथ सॉफ्ट सोर्सेस की भी बहुतायत में उपलब्धता है। बहुत ज्यादा हमारे पास सॉफ्ट सोर्सेस आजकल अवेलेबल हो रहे हैं। गूगल के माध्यम से हम बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, और उसको हासिल करने के लिए कहीं कोई इनकार नहीं किया जाता है, लेकिन प्रॉपर रेफरेंसिंग, प्रॉपर साइटेशन होना बहुत जरूरी है किसी भी सोर्स का अगर हम उपयोग कर रहे हैं। तो जो हमारे पास सोर्सेस हैं उसमें वेबसाइट की बात होती है। वेबसाइट आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को संचालित किया जाता है तो उसके लिए वर्ल्ड वाइड एक साइट तैयार की जाती है जो वेबसाइट के नाम से जानी जाती है, और उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा विवरण, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा डाटा हमें उस साइट पर प्राप्त हो जाता है। उसे हम वेबसाइट के नाम से जानते हैं, और वेबसाइट को भी हम रेफरेंसिंग लिस्ट में, रेफरेंस लिस्ट के अंदर शामिल करते हैं जहां हमें आवश्यकता होती है। वेब पेज की अगर हम बात करें तो वेबसाइट से अलग हटकर कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे टॉपिक से रिलेटेड या हमारे रिसर्च से रिलेटेड कुछ कंटेंट हमें प्राप्त होता है, तो वो वेब पेज हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ URL फिर से मैंने शामिल किया है क्योंकि ये सॉफ्ट से रिलेटेड है, सॉफ्ट सोर्सेज से रिलेटेड है। ई सोर्स मटेरियल, ये जो टर्म है इसका अर्थ सीधा सा ये है कि जितना भी डाटा या जितना भी मटेरियल सॉफ्ट में हमें कहीं से प्राप्त होता है, चाहे वो ऑनलाइन
अवेलेबल हो रहा हो, नेट पर अवेलेबल हो, या फिर कहीं ऐसी जगह MIS के थ्रू वो अवेलेबल हो रहा है, तो वो भी हमारा ई सोर्स मटेरियल के अंदर शामिल होता है। तो ई सोर्स मटेरियल का सीधा सा तात्पर्य है कि सॉफ्ट में जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, वो हमारा ई सोर्स मटेरियल कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं सोशल साइट्स की। सोशल साइट्स आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल हमारे लाइफ का एक अंग बन चुका है सोशल साइट, जिसमें फेसबुक का यूज हो रहा है, व्हाट्सएप का यूज हो रहा है, इंस्टाग्राम का यूज हो रहा है, आपका ट्विटर का यूज हो रहा है, बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं, टेलीग्राम का यूज हो रहा है, जिन साइट्स पर बहुत कंटेंट शेयर किए जाते हैं। और अगर वो कंटेंट शेयर हो रहे हैं तो उन सोशल और वो कंटेंट आपके काम आ रहा है, आपके रेफरेंस के काम आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से उन सोशल साइट्स को जहां से आपने कंटेंट्स लिया है उनका रेफरेंस आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपने रिसर्च में दे सकते हैं। ब्लॉग भी एक वेबसाइट का छोटा सा स्वरूप होता है, एक छोटी वेबसाइट के रूप में हम उसको कह सकते हैं। इंडिविजुअली या कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन इस ब्लॉग का यूज करके अपने बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालता है, पब्लिक डोमेन तक लेके जाता है, और पब्लिक इस बात को जान पाती है कि अमुक ब्लॉग किस वजह से लिखा जा रहा है, किस वजह से ये ऑनलाइन है, और इसमें जानकारियां संबंधित के विषय में प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है पीयर रिव्यू और रेफरीड। यहाँ पर स्कॉलर्स, जो नए स्कॉलर्स हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि पीयर रिव्यूड और रेफरीड जर्नल को लेकर वो थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं कि उनका जो रिसर्च वर्क है वो पीयर रिव्यूड जर्नल या रेफरीड जर्नल में कैसे जाएगा, या उनका जो आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल है, उसका रिव्यू कैसे होगा, उसको कैसे रेफर किया जाएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी रिसर्च हम करते हैं, एज स्कॉलर होने के नाते हमने जो कुछ भी रिसर्च वर्क किया है, उस रिसर्च वर्क को पीयर टीम के द्वारा अगर मान लीजिए रिव्यू किया जा रहा है, वो पीयर टीम में 1 या 2 लोग हो सकते हैं, और कहीं कहीं 3 मेंबर भी पीयर टीम में अलग अलग होते हैं, वो पीयर टीम के मेंबर, और उन तीनों के पास वो डॉक्यूमेंट या रिसर्च भेजी जाती है, वो पेपर भेजा जाता है, और वो उनका रिव्यू करते हैं, और उनको लगता है वो वहाँ वो डिसीजन देते हैं कि अमुक रिसर्च या अमुक रिसर्च पेपर वर्दी है अथवा नहीं, प्रॉपर रिसर्च मेथोडोलॉजी का फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये पीयर रिव्यूड जर्नल कहलाते हैं, और रेफरीड जर्नल भी इसी कैटेगरी में शामिल होते हैं, जहां पर रेफरी होते हैं। ये रेफरी स्वतंत्र रूप से ये तय करते हैं कि कोई रिसर्च पेपर वर्दी है अथवा नहीं है। तो इस तरह से पीयर रिव्यूड और रेफरीड का लगभग अर्थ एक जैसा ही होता है। यहाँ मैं कुछ टर्म्स आपके सामने ऐसे रखना चाह रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, पेटेंट, प्लेजरिज्म, टर्निटिन। तो अगर हम इसको देखें तो आजकल, हालांकि आजकल बहुत तेजी के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात चल रही है, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हुआ करती थी, लेकिन अवेयरनेस उस समय इतनी ज्यादा नहीं थी। आज एडवांस टेक्नोलॉजी, एक मॉडर्न एज है, इस मॉडर्न एरा में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जहां तहां बात करते हुए सुनते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर सीधा सा मसला ये है कि चाहे वो साइंस की स्ट्रीम हो, साइंस का डिसिप्लिन हो, सोशल साइंस फैकल्टी की बात हम कर रहे हो, आर्ट्स फैकल्टी की बात कर रहे हो, वहां पर कुछ भी इंटेलेक्चुअल लेवल पर कोई नई चीज या कोई नया रिसर्च आता है तो वो रिसर्च किसके द्वारा की गई है। अगर वो इंडिविजुअल रिसर्च है तो वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती है उस इंडिविजुअल की। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उस रिसर्च को कराया है
तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसका ऑनर होता है, वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। तो ये जो कुछ भी एकेडमिक लेवल पर, रिसर्च लेवल पर इनोवेशन के रूप में सामने आता है या इन्वेंशन के रूप में सामने आता है, तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर शामिल करते हैं। कॉपीराइट की अगर हम बात करें तो कॉपीराइट के बारे में आप लोग जानते हैं कि खासतौर पर जो प्रिंट मटेरियल होता है, जो पब्लिकेशन में जाता है, उस पब्लिकेशन का कॉपीराइट होता है। अगर मान लीजिए इंडिविजुअल किसी ने कोई बुक पब्लिश कराई है और वो उसका अपना वर्क है, सोल एफर्ट्स हैं उसके लिए, तो वो उसका कॉपीराइट इंडिविजुअल हो जाता है। और अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई पब्लिकेशन हुआ है या प्रिंट हुआ है, तो वो कॉपीराइट उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाता है। तो हमें कॉपीराइट के नियमों को भी कई बार देखना होता है। जब हम रेफरेंसिंग की तरफ जाते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर जब साइटेशन और रेफरेंसिंग की तरफ जाते हैं, तो वहां पर हमें इन चीजों को भी समझना बहुत जरूरी होता है कि हम किस लेवल तक अपने रेफरेंसिंग मेथड में 100% किसी चीज को ले सकते हैं अथवा नहीं ले सकते हैं। क्योंकि कई बार कई बुक्स ऐसी होती हैं, कई सोर्सेज ऐसे होते हैं जहां पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, किसी भी इवन वो साफ लिखते हैं कि एक लाइन, एक शब्द भी बिना परमिशन के यूज नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पेटेंट की अगर हम बात करें तो कोई भी इनोवेशन हो रहा है, कोई भी आइडिया आ रहे हैं सामने, नए आइडियाज आ रहे हैं, इन्वेंशन हो रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही है। उसके लिए एक नेशनल लेवल पर पेटेंट की एजेंसी होती है, जहां पर हमें अप्लाई करना होता है, और अप्लाई करके अपने उस ओरिजिनल आइडिया को या इन्वेंशन या इनोवेशन को हमें पेटेंट कराने के लिए उस प्रोसेस से गुजरना होता है। और ये जरूरी नहीं है कि हमें उस पर पेटेंट मिल ही जाए, लेकिन जब हम प्रोसेस में जाते हैं तो उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज को हमें फुलफिल करना होता है। तो ये पेटेंट भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मसला है। फिर हम बात करते हैं चीटिंग, फैब्रिकेशन एंड प्लेजरिज्म की। प्लेजरिज्म वर्ड आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, और इस वजह से चीटिंग और फैब्रिकेशन जो वर्ड्स हैं, ये अब उतने प्रचलन में नहीं है। क्योंकि कोई अगर स्कॉलर प्लेजरिज्म में शामिल है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं सोर्सेस की चोरी कर रहा है, और चोरी करके वो अपने फेवर में कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, फैब्रिकेशन में वो लिप्त है। और अगर इस तरह की कोई चोरी पकड़ी जाती है, प्लेजरिज्म सामने आता है, तो उसके लिए फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस पर वो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं, और फिर उनका जो भी जो पनिशमेंट होता है, वो पनिशमेंट दिया जाता है। तो प्लेजरिज्म की अगर हम बात करें तो आजकल थीसिस, डिसर्टेशन वगैरह में ऑनलाइन ये चेक करने का एक टर्निटिन है, जिसमें सॉफ्ट कॉपी को, थीसिस की सॉफ्ट कॉपी को उस सॉफ्टवेयर पर डाल दिया जाता है, और वहां पर वो परसेंटेज सामने आ जाता है कि किस तरह से कितना परसेंट किसी कंटेंट को लिया गया है। तो 10%, 20%, 25%, 30%, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग परसेंटेज निर्धारित हैं। तो ये हमें प्लेजरिज्म और टर्निटिन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। फिर हम स्टाइल्स की बात करेंगे, जो एब्रिविएशन के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। HRS एब्रिविएशन स्टैंड फॉर हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल। APA की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन को शॉर्ट में APA स्टाइल कहते हैं हम। MLA स्टाइल की जब हम बात करते हैं तो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के रूप में हमें दिखाई देता है।
VRS की हम बात करेंगे तो वैंकूवर रेफरेंसिंग स्टाइल है ये। शिकागो रेफरेंसिंग स्टाइल को CRS के नाम से डिनोट किया गया है। और एक और स्टाइल हमें दिखाई देती है, केमिस्ट्री स्टाइल है ये, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री स्टाइल, ये RSCS के रूप में जानी जाती है। तो ये सारे एब्रिविएशंस हैं डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल को लेकर। कुछ और भी हैं जिनको हम अगर जानेंगे, हो सकता है कि कुछ नए आपको यहाँ पर एब्रिविएशन दिखाई दे। ACS मीन्स अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को हम AMA के रूप में जानते हैं। ऑस्ट्रेलियन गाइड टू लीगल साइटेशन की अगर हम बात करें तो AGLC है ये। और काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स, ये CSE कहलाता है। और नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, IEEE। तो इसमें जो स्टाइल्स के एब्रिविएशंस मैंने आपको दिए हैं। मुझे नहीं पता कि पार्टिसिपेंट्स में किन स्ट्रीम्स के लोग मौजूद हैं, साइंस के हैं, सोशल साइंस के हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्कॉलर्स इस वर्कशॉप में शामिल हो रहे हैं उनके लिए जो स्टाइल उपयुक्त होती है उस स्टाइल को उन्हें फॉलो करना होगा। या जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में उन्हें रिसर्च करना है, या जिस इंस्टीट्यूट के लिए आगे वो काम करेंगे, वहां पर उस इंस्टीट्यूट के द्वारा किस स्टाइल को ऑप्ट किया जाता है, फॉलो किया जाता है, वो बहुत जरूरी है कि उस स्टाइल को वो फॉलो करें। ये 2-3 एब्रिविएशन और स्टाइल से रिलेटेड है। मॉडर्न ह्यूमैनिटीज रिसर्च एसोसिएशन, MHRA के रूप में जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड फॉर द साइटेशन ऑफ लीगल अथॉरिटीज, ऑस्कोला कहलाता है ये। और ऑक्सफोर्ड अपने आप में ऑक्सफोर्ड रेफरेंस स्टाइल के रूप में जाना जाता है। तो बहुत सारी रेफरेंसिंग स्टाइल्स ग्लोबली प्रचलन में हैं। और उसमें कुछ स्टाइल्स ऐसे हैं जो बहुत आसानी से, बहुत व्यापक तौर पर यूज की जाती हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मैंने आपको रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी के बारे में जिक्र किया था। वो स्लाइड्स आपके सामने आ रही हैं। जब हम रेफरेंस की बात करेंगे तो सोर्सेस वी हैव साइटेड इन आवर टेक्स्ट अरेंज्ड इन द ऑर्डर दे अपीयर्ड विद इन द टेक्स्ट। It is usually put at the end of our work, but it can also appear as a footnote or endnote, which serves a similar purpose. तो जो बात मैंने आप लोगों को बताई थी रेफरेंस के लिए फुटनोट और एंड नोट्स की, वो यहाँ पर आ रही है। और जब हम बिब्लियोग्राफी की बात करेंगे तो ये a separate list of sources we have consulted but not specifically cited in our work, including background reading. It is arranged alphabetically by the author's surname. तो बिब्लियोग्राफी रेफरेंस लिस्ट से बिल्कुल अलग है इस बात। यहाँ साइटेशन की अगर हम बात करें तो citations are used to acknowledge and express in your text। जो भी है आपका essay है, आर्टिकल है, पेपर है, तो हमें अगर मान लीजिए किसी दूसरी बुक का या किसी दूसरे सोर्स का कोई कोटेशन लेना है, वो चाहे शॉर्ट कोटेशन हो या लॉन्ग कोटेशन हो, उस कोटेशन को अगर हम अपने टेक्स्ट में लेकर आते हैं तो वो हमारा साइटेशन कहलाता है। ये एक साइटेशन का रूप आपके सामने डिस्प्ले में मैंने दिया है। अब हम बात करते हैं कि रेफरेंस क्या है, संदर्भ क्या है। जब हम किसी टॉपिक पर लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, नॉर्मली हम विदाउट फैक्ट या फैक्चुअल के कोई बात करते हैं तो वो हमारा उस टॉपिक पर एक आर्टिकल बन जाता है जिसमें हमें किसी तरह के रेफरेंस या किसी तरह के संदर्भ को देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह के जो हमारे राइटअप होते हैं वो राइटअप नॉर्मली आर्टिकल के रूप में कंसीडर किए जाते हैं।
नोट्स के रूप में या ऐसे के रूप में वो कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने पर्टिकुलर टॉपिक या थीम पर रिसर्च करते हैं तो वो रिसर्च विदाउट रेफरेंसेस के कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो वहां पर हमें रेफरेंसेस देना बहुत जरूरी होते हैं। द एक्शन ऑफ मेंशनिंग और एल्यूडिंग टू समथिंग और द यूज ऑफ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू असर्टेन समथिंग। तो जब हम बाहर के किसी सोर्स को अपने रिसर्च में शामिल करते हैं, उसके लिए जो हम संदर्भ देते हैं, एग्जैक्टली जो रेफरेंस हमने लिया है उस रेफरेंस को सिस्टमाइज करके हम शामिल करते हैं, वो हमारा रेफरेंस होता है। मैंने आपको बताया कि रेफरेंसिंग इज आल्सो कॉल्ड एज साइटेशन। Referencing can be defined as a method of acknowledging and recognizing someone for his or her innovative work that you used in your research to back and support your idea. जब हम अपने रिसर्च के अंदर, अपने वर्क के अंदर किसी दूसरे आइडियाज को ले रहे होते हैं या कोटेशन को ले रहे होते हैं, किसी की बात को हम ले रहे होते हैं और वहां पर अपने रिसर्च में हम उसका रेफरेंस दे रहे होते हैं, तो सीधा सा हमारा काम होता है कि हम उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं और ये एक एकेडमिक इंटीग्रिटी का पार्ट होता है। ये होना बहुत जरूरी है। कई बार हम ये महसूस करते हैं कि हमने अपने साथियों से या अपने सीनियर्स से या दूर कहीं किसी सोर्स से हमने कोई कंटेंट लिया और फिर उस कंटेंट का हम उपयोग कर लेते हैं क्योंकि उसका कहीं कोई मान लीजिए बेस नहीं है, कहीं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में नहीं हुआ कि हम आपको ये कंटेंट दे रहे हैं तो आप उसको रेफर करिएगा, उसको एक्नॉलेज करिएगा, इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं कि हमने वो कंटेंट लिया और उस कंटेंट का यूज हमने अपने रिसर्च वर्क में कर लिया और जिस व्यक्ति या जिस ऑर्गेनाइजेशन से हमने उस कंटेंट को लिया है उसको हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यह हमारी एकेडमिक डिसऑनेस्टी होती है, एकेडमिक इंटीग्रिटी के खिलाफ होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम रेफरेंसिंग करें, जहां से भी हम कंटेंट लेते हैं उसको हम एक्नॉलेज करें, उसको रिकॉग्निशन दें और निश्चित रूप से जब हम ऐसा करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन इस बात को जानता है अथवा नहीं जानता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपका मैसेज वहां तक पहुंचेगा, लेकिन अगर नहीं जानता है तो भी एक ट्रेडिशन को आप फॉलो कर रहे होते हैं रिकॉग्निशन के। A reference usually includes the name of author, date of publication, name and location of the publishing company, title of the journal or name of the book, title of the research or chapter's name and GOI. नॉर्मली जब रेफरेंसिंग की बात आती है तो वहां हमें किस तरह से रेफरेंस देना होता है, उस रेफरेंस में क्या क्या होता है, नेम ऑफ ऑथर, डेट ऑफ पब्लिकेशन, नेम एंड लोकेशन ऑफ द पब्लिशिंग कंपनी, टाइटल ऑफ द जर्नल और नेम ऑफ द बुक, टाइटल ऑफ द रिसर्च और चैप्टर्स नेम। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। जब हम पेज नंबर भी इसमें दिया जाता है, तो जब हम इस तरह के रेफरेंसेस देते हैं तो वो हमारे संदर्भ कहलाते हैं। A referencing style is a specific format for presenting in-text references. in-text references के बारे में मैंने आपको ग्लोसरी में बताया था कि जब हम अपने किसी पैराग्राफ के अंदर पर्टिकुलर किसी कोटेशन को ले रहे होते हैं और वहां पर हम शॉर्ट रेफरेंस, ब्रीफ रेफरेंस दे रहे होते हैं तो हमारा इन टेक्स्ट रेफरेंस कहलाता है। इसको बहुत अच्छे से हमें अपने दिमाग में बिठाना होगा कि हम फुटनोट और एंड नोट के अलावा भी अगर बीच में हमें कहीं रेफरेंस देने की आवश्यकता होती है तो वो हमारा इन टेक्स्ट रेफरेंस कहलाता है। यहाँ रेफरेंसिंग की जो बात आ रही है वहां मैंने आपको बताया कि
first you need to give a brief reference in the body of text called as in-text citation, or secondly a detailed reference is provided at the end of the document in the form of a list. तो जो referencing आपकी है वो referencing दो तरह से होगी, जिसमें एक तो in-text citation आप ले सकते हैं और दूसरा आप फुटनोट या एंड नोट के रूप में अपने रेफरेंसेस को दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, फुटनोट वाली स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं या एंड नोट वाली स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। व्हाई टू रेफरेंस, हमें संदर्भ क्यों देना चाहिए, इसको थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। टू एस्टेब्लिश एकेडमिक इंटीग्रिटी और टू अवॉइड एकेडमिक डिसऑनेस्टी। हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम एकेडमिक्स का एक पार्ट होते हैं और वहां पर एक ऑनेस्टी बहुत जरूरी होती है कि हमने अपनी रिसर्च के लिए, अपने वर्क के लिए अगर किसी से सहयोग लिया है तो हमें उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। तो इसलिए हमें उसका रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। हमें एकेडमिक इंटीग्रिटी को एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। Proves that substantial research has been done to support our analysis. जब हम रेफरेंसेस का यूज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने वर्क को, अपने एनालिसिस को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, उसको हम रिच कर रहे होते हैं, मजबूत बना रहे होते हैं, उसके लिए हम सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रहे होते हैं ताकि हम ये बता सकें कि हमने जो भी फैक्ट यहाँ पर दिया है, जो भी हमने स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, उस स्टेटमेंट को हमने यूं ही नहीं दिया है। इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में या इस फैक्ट के सपोर्ट में हमारे साथ ये रेफरेंस अवेलेबल है। और उन रेफरेंसेस को जब हम मेंशन करते हैं तो जो हमारी पीयर टीम होती है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य होती है। enables others to follow up on our work. जब हम अच्छा वर्क, एकेडमिक इंटीग्रिटी वाला वर्क प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो फिर और लोगों के लिए भी अवसर होते हैं कि वो आपके वर्क को फॉलो करेंगे। गिव्स क्रेडिट टू अदर पीपल्स वर्क। ये एकेडमिक इंटीग्रिटी का ही पार्ट है कि जब आप किसी दूसरे के रिसर्च वर्क से कुछ पार्ट ले रहे होते हैं, उससे कंटेंट ले रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसके रिसर्च वर्क को क्रेडिट देनी है। अवॉइड चार्जेस ऑफ प्लेजरिज्म। जो सहचोरी है उस चोरी के इल्जाम से बचने के लिए, उस प्लेजरिज्म के इल्जाम से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम रेफरेंसिंग को फॉलो करें, रेफरेंसेस हम दें। जितने ज्यादा हम रेफरेंसेस देंगे सपोर्ट में, वो हमारे लिए उतने ही फायदेमंद होंगे, बशर्ते कि वो उपयुक्त जगह पर रेफरेंस दिए गए हों, संदर्भ दिए गए हों। रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑल सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट्स। वही बात यहाँ आ रही है कि हम रेफरेंसेस क्यों दें। हम रेफरेंसेस इस वजह से दें क्योंकि जो स्टेटमेंट्स, जो फैक्ट्स हमने दिए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने दिए हैं, जो आइडियाज हमने वहां पर दिए हैं, उनके सपोर्ट में हम अगर रेफरेंस दे रहे हैं तो उनको मजबूती मिलती है। यूज्ड टू इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ मटेरियल एंड सोर्स फॉर रिसर्च एंड फर्दर रीडिंग। जो सोर्स मटेरियल आप ले रहे हैं, जो कंटेंट आप ले रहे हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से है। मान लीजिए कोई बात आपने अपने रिसर्च में कही है और आपने रेफरेंस नहीं दिया है, और हो सकता है कि जहां से आपने कंटेंट लिया है उस कंटेंट का आपने जिक्र नहीं किया, तो जो हिस्ट्री उसकी तैयार होगी वो आपसे स्टार्ट होगी। और कभी मान लीजिए कि किसी दूसरे सोर्सेस से ये बात सामने आ जाती है कि जो आइडिया आपने दिया है या जो फैक्ट आपने दिए हैं वो ऑलरेडी किसी दूसरी बुक में अवेलेबल है या किसी दूसरे रिसर्च वर्क में अवेलेबल है, तो आपको एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एकेडमिक डिसऑनेस्टी की। सैंडी, अकॉर्डिंग टू सैंडी, द थेफ्ट और स्टीलिंग ऑफ आइडियाज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये एकेडमिक डिसऑनेस्टी कहलाती है। सीधी सी बात यह है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर हम यूज कर रहे हैं तो
और उसका हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं तो एकेडमिक डिसऑनेस्टी का पार्ट होती है। और ये चीटिंग के रूप में एक ट्रेडिशन बहुत पुराना रहा है। जब हम इस तरह की चीटिंग करते हैं या जो लोग चीटिंग किया करते हैं एकेडमिकली, तो वो इसमें शामिल होती है। फैब्रिकेशन एक बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है कि कोई भी अगर डाटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को अगर हमने फॉल्सली तैयार किया है, उसको फैब्रिकेट किया है। मान लीजिए कोई पुरानी किताब है और उस पुरानी किताब को इस तरह से हमने उस किताब के किसी पेज को इस तरह से मैनेज किया कि जो बात उसमें लिखी हुई थी वो बात का अर्थ ही बदल जाता है, तो वो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट हो जाता है। और वो फैब्रिकेशन जिसने भी किया होता है वो उसके द्वारा किया गया ऑफेंस होता है। द फाल्सिफिकेशन ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन और साइटेशंस, ये फैब्रिकेशन कहलाता है। क्रिएटिंग फॉल्स फैक्ट्स और साइटेशन टू क्रिएट आर्टिफिशियल एक्नॉलेजमेंट। तो निश्चित रूप से हमें इस चीज को लेकर बहुत सावधान होना चाहिए। और इसमें मेरा एक सजेशन आप लोगों से यह है कि आजकल जो ऑनलाइन सोर्सेस हमें अवेलेबल होते हैं, उन ऑनलाइन सोर्सेस में खास तौर पर हमें अलर्ट रहने की जरूरत होती है, अवेयर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार हो गए हैं जो पुराने रिकॉर्ड्स को फैब्रिकेट करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चेंज कर दिया जाता है और उसको ऑनलाइन कर दिया जाता है और लोग उन डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हैं अपने रिसर्च में या अपने केसेस के अंदर। तो हमें अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है कि एक्चुअल में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने देखा है या जो किताब आपने देखी है, उस किताब के विषय में आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये फैब्रिकेशन एक बड़ा ऑफेंस है, बड़ा मतलब एकेडमिक डिसऑनेस्टी के रूप में देखा जाता है। और ये भी कोई नई चीज नहीं है। हालांकि ऑनलाइन जमाने में आजकल जो ये डिजिटल एरा चल रहा है, इस डिजिटल एरा में फैब्रिकेशन का बहुत जोर चल रहा है और फैब्रिकेशन के माध्यम से लोग अपने इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हैं। और जो तीसरी स्टेज है वो प्लेजरिज्म की स्टेज है। प्लेजरिज्म ये सीधे सीधे एकेडमिक स्टीलिंग मानी जाती है। द एडॉप्शन और रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल क्रिएशंस ऑफ अनदर ऑथर विदाउट एक्नॉलेजमेंट। सीधी सी बात यह है कि किसी के आइडियाज हैं, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कोई इनोवेशन इन्वेंशन किया है और उनके उन आइडियाज को या कोटेशन को हमने लिया और अपने आइडिया के रूप में अपने वर्क में उसको मेंशन कर दिया। ये प्लेजरिज्म की श्रेणी में आता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्लेजरिज्म के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, जो लॉज हैं, उसका हमें सामना करना पड़ता है। और कई बार कोर्ट में हमें ये खड़े होकर कहना पड़ता है कि हाँ, हमने इस तरह का रिप्रोडक्शन किया है, हमने या इस तरह से प्लेजरिज्म में हम सहभागी हुए हैं। ये पिक्चर कहीं शो कर रही है इस एकेडमिक डिसऑनेस्टी को कि हमारा ये एक ह्यूमन नेचर है जहां हम इस तरह की चीजें करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो प्लेजरिज्म का ट्रेंड है, इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम इससे अलग हो सकते हैं। हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म। तो इसके दो ऑप्शन हैं हमारे सामने। एक तो अपनी मेंटलिटी को हमें इम्प्रूव करना होता है। हम अपना माइंडसेट इस तरह से तैयार करें कि किसी भी तरह से हम ये तय कर लें कि हम किसी दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उपयोग भरसक नहीं करेंगे। और यदि हम उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं तो हम उसे एक्नॉलेज करेंगे। ये हमें अपनी मेंटलिटी तैयार करनी होगी या तैयार करना चाहिए।
जो दूसरा उसका तरीका है वो है साइटेशन और रेफरेंसिंग का, जो कि बहुत ही सरल तरीका है, बहुत आसान तरीका है, और इसमें बहुत ज्यादा हमें समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी सोर्सेस अवेलेबल होते हैं जहां से हम कंटेंट लेते हैं, किसी भी तरह के सोर्सेस हो, चाहे वो ऑनलाइन सोर्सेस हो या ऑफलाइन सोर्सेस हो, सॉफ्ट में हो या हार्ड में हो, उन वहां से हम कंटेंट ले रहे हैं, उनको हम साइट कर रहे हैं, तो उन सोर्सेस पर जो भी उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को अगर हम रेफर कर रहे हैं, तो ये हम प्लेजरिज्म से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे होते हैं। और जो भी हम साइटेशन का काम करें, रेफरेंसिंग का काम करें, वो अगर प्रॉपर वे में करें, एक प्रॉपर स्टाइल में करें, तो निश्चित रूप से वो हमारे फेवर में जाएगा। यहाँ मैं यह भी आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ रहता है कि कोई भी इस बुक का या इस मैगजीन के किसी पार्ट का बिना अनुमति उपयोग ना करे, और इसके बाद भी अगर मान लीजिए आपने उसका उपयोग किया है, तो आपका जो इन्वॉल्वमेंट है प्लेजरिज्म में वो 50% कम हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए एक हथियार के रूप में काम करता है, साइटेशन और रेफरेंसिंग आपके लिए कवच के रूप में काम करता है कि आपने जो भी रिसर्च वर्क किया है, क्योंकि रिसर्च वर्क के अंदर आपको आइडियाज हो सकता है कि आइडियाज आपके अपने हों, लेकिन कई फैक्ट्स आपको बाहर से लेने होते हैं, तो निश्चित रूप से जब आप लेंगे तो आपको रेफरेंसिंग का तो पालन करना ही होगा। तो बी श्योर कि आप प्लेजरिज्म में न फंसें, इसके लिए साइटेशन को फॉलो करें, प्रॉपर साइटेशन को फॉलो करें। टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस जो हम रेफर करने वाले हैं, जिन सोर्सेस का हम उपयोग करने वाले हैं, या जिन सोर्सेस का उपयोग हमने किया है, वो सोर्सेस कौन से हो सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहां मैंने एक लिस्ट आपको डिस्प्ले पे दी है, जर्नल रेफरेंसेस, बुक रेफरेंस, आर्टिकल्स इन मैगजीन, न्यूज़पेपर रेफरेंस, इंटरनेट रेफरेंस, मिसलेनियस सोर्सेस। तो ये इस तरह के सोर्सेस हैं जो हम मेनली यहाँ इनको फोकस कर सकते हैं कि ये एक सोर्सेस हैं, इन सोर्सेस के माध्यम से हम रेफरेंसेस दे सकते हैं, रेफरेंसेस तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि ये जो जर्नल, बुक, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, ये जितने भी सोर्सेस हैं, इनके भी कई सारे टाइप्स हमें मिलते हैं, जिसको भी हम जान लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आजकल सॉफ्ट और हार्ड का जमाना चल रहा है। जर्नल रेफरेंस की जब हम बात करेंगे तो जो शोध पत्रिकाएं हैं, जर्नल्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ISSN जो जर्नल्स अवेलेबल हैं हार्ड में, तो हम हार्ड के जर्नल्स से भी रेफरेंस ले सकते हैं। और बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन जर्नल या ई जर्नल के रूप में चल रहे हैं, तो उनसे भी हम रेफरेंस ले सकते हैं। तो जर्नल की जब हम बात करेंगे तो वहां पर हार्ड और सॉफ्ट दोनों में ही जो जर्नल अवेलेबल हैं उनसे हम रेफरेंस ले सकते हैं। आर्टिकल्स इन मैगजीन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ मैगजीन भी हार्ड में अवेलेबल होती हैं, तमाम मैगजीन्स हार्ड में अवेलेबल हैं, और सॉफ्ट में भी मैगजीन्स होती हैं, ई न्यूज़ लेटर्स होते हैं, ई मैगजीन्स होती हैं जिनमें आर्टिकल पब्लिश होते हैं। तो आप सॉफ्ट में भी आर्टिकल्स को पढ़कर और वहां से अपने लिए कोई सपोर्टिव कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप लें, लेकिन उस मैगजीन, ई मैगजीन का, न्यूज़पेपर का आप रेफरेंस जरूर दें। न्यूज़पेपर में भी कई आर्टिकल्स कभी कभी निकलते हैं, डेली आर्टिकल्स निकलते हैं, और उन आर्टिकल्स का भी हम उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है बुक की।
तो बुक का जो मसला है वो ऐसा है कि बहुत बुक्स, तरह तरह की बुक्स आपको मिलेंगी। जब हम बुक को रेफर करते हैं तो सिंगल ऑथर बुक आपके सामने होगी। कुछ बुक्स आपको ऐसी मिल सकती हैं जो को ऑथरशिप में लिखी गई होंगी, और कुछ बुक्स ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें 2 से ज्यादा ऑथर होते हैं। तो उसकी भी अपनी स्टाइल, रेफरेंसिंग स्टाइल होती है, जिनका उपयोग हमें अपने रिसर्च में रेफरेंसिंग के दौरान करना होता है। हमें देखना होगा कि सिंगल ऑथर को किस तरह से लिखना है, को ऑथर को किस तरह से लिखना है, और मोर देन 2 ऑथर्स को किस तरह से लिखना है। हमारे पास कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं जहां से हमने कंटेंट लिया होता है, वो एडिटेड बुक होती हैं। जैसे मैंने आपको एंथोलॉजी अपनी ग्लोसरी में बताया था कि एंथोलॉजी एडिटेड बुक होती है, कंपाइल्ड बुक होती है, तो उसका हम किस तरह से रेफरेंसिंग में यूज करेंगे। बुक विथ मल्टीपल वॉल्यूम, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी बुक का उपयोग कर रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए, तो वहां पर मल्टीपल वॉल्यूम वाले 2 वॉल्यूम का एक सेट होगा या 5 वॉल्यूम का एक सेट होगा, और कुछ बड़े बड़े जो वर्क हैं वो कई बार 20 वॉल्यूम के या 50 वॉल्यूम के या कहीं कहीं 100 वॉल्यूम के भी सेट होते हैं। तो उनकी स्टाइल को भी समझना बहुत जरूरी होता है। फिर हम बात करें एडिटेड बुक में, जब हम चैप्टर देखते हैं तो चैप्टर को किस तरह से हमें साइट करना है, किस तरह से उसका रेफरेंस देना है, वो भी हमें देखना होता है। और ई बुक रेफरेंस भी हम ले सकते हैं। आजकल ई लाइब्रेरी का चलन बहुत बढ़ गया है, और ई लाइब्रेरी में ई बुक्स बहुतायत में हमें मिल जाती हैं, थाउजेंड्स लैक्स में हमें ई बुक्स मिल जाती हैं। तो ई बुक्स का भी अगर हम उपयोग कर रहे हैं रेफरेंसिंग के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या वही तरीका अपनाना होगा जो हम हार्ड बुक्स का तरीका अपनाते हैं, या फिर उसके लिए हमें कुछ अलग तरीका भी अपनाना होगा। तो ये अलग अलग रेफरेंसिंग स्टाइल में अलग अलग बातें कही गई हैं। न्यूज़पेपर रेफरेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। न्यूज़पेपर्स हम जब पढ़ते हैं, कई बार सोशल साइंस के अंदर हमें पुराने न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स का उपयोग करना होता है अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो न्यूज़पेपर्स हम पढ़ते हैं और जहां से हमने कंटेंट लिया होता है, तो उसका भी रेफरेंस हम देते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़पेपर रेफरेंस विदाउट ऑथर नेम। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जहाँ ऑथर नेम नहीं दिया हुआ होता है, तो वहां से भी हम उसका साइटेशन दे सकते हैं, उसका रेफरेंस हम दे सकते हैं। ई न्यूज़ लेटर आजकल निकलने लगे हैं। हार्ड कॉपी की जगह पर सॉफ्ट कॉपी में ई न्यूज़ लेटर निकलते हैं। उनकी साइज छोटी होती है, उसमें कंटेंट भी कम होता है कंपैरेटिवली। और की अगर हम बात करें, लेकिन जब हम इंटरनेट से उस कंटेंट को ले रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें अलग स्टाइल को यूज करना होता है। ये जो सोर्सेस हमें इंटरनेट से लेने होते हैं, जहां से हम लेते हैं, मैंने पहले आपको ग्लोसरी में जिक्र किया था, वही रेफरेंस के रूप में यहाँ पर मैंने डिस्प्ले पे दिया है। वेब पेजेस को हम चेक कर सकते हैं, वेबसाइट को हम चेक कर सकते हैं, वहां से हम रेफरेंस ले सकते हैं। सोशल साइट्स में फेसबुक, ट्विटर और ब्लॉग्स वगैरह को भी हम ले सकते हैं। ये सॉफ्ट में जो भी कंटेंट हमें अवेलेबल होता है, वहां से हम इसको ले सकते हैं। ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया अगर हम सर्च कर रहे हैं, तो उसका रेफरेंस हम ले सकते हैं। ऑनलाइन पीपीटी हम ले सकते हैं। पीडीएफ को हम मेंशन कर, ओपन सोर्स होता है और उसमें कोई भी कुछ भी लिख देता है, लेकिन फिर भी हमें यदि हमारा जो कंटेंट है वो कहीं सिग्निफिकेंट दिखाई देता है, आपको लगता है कि ये सिग्निफिकेंट कंटेंट है और आपके रिसर्च में कहीं काम आ सकता है, तो आप उस विकीज का भी रेफरेंस ले सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यूज आपको बहुत सारे वहां मिल जाएंगे, जिनका उपयोग आप रेफरेंसेस के लिए कर सकते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन इमेजेस, मैप्स, नोट्स, डिक्शनरी, ये तमाम सारे सोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि बहुत आसानी से कुछ भी चीजें हमने नेट से उठाई
और गूगल पे सर्च की, वहां से हमने लिया और लेके अपने रिसर्च में, अपने वर्क में हमने उसको यूज कर लिया और भूल जाते हैं। एक्चुअली अगर हम एकेडमिकली ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी से हम काम कर रहे हैं, तो नेट से भी हमें जितना भी कंटेंट लेना होता है, चाहे वो वीडियोस ले रहे हों, अगर हम इमेजेस वहां से ले रहे हैं, मैप्स ले रहे हैं, नोट्स अगर हम वहां से ले रहे हैं, नोट्स भी बहुत सारे वहां अवेलेबल होते हैं, डिक्शनरी को कंसल्ट कर रहे हैं वहां पर, तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये दायित्व तो बन जाता है कि हम उनके यूआरएल को अपने पास जरूर सेव करके रखें और जहां रेफरेंसिंग की आवश्यकता होगी वहां पर हम उन रेफरेंसेस को जरूर दें। तो जिस यूआरएल की बात मैं ग्लोसरी में कर रहा था, उस यूआरएल को आपको ऑनलाइन सर्चिंग के दौरान जरूर कॉपी करके अपने पास रखना चाहिए। कुछ मिसलेनियस सोर्सेस भी हैं जिनका जिक्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम रेफरेंसेस, कहाँ से हमें रेफरेंसेस लेने होते हैं, उसकी बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, एनजीओज की रिपोर्ट्स होती हैं, पब्लिश्ड रिपोर्ट्स होती हैं, अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स होती हैं। तो तमाम सारे रिपोर्ट्स होती हैं, अलग अलग सेक्टर की रिपोर्ट्स होती हैं। उन रिपोर्ट्स को अगर हम साइट करना चाहते हैं, उनका रेफरेंस हम देना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए एक सोर्स का काम करती हैं। फिर हम डिजर्टेशंस और थीसिस की अगर बात करें, तो डिजर्टेशन और थीसिस अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इन अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स का भी हम उपयोग कर सकते हैं, खासतौर पर जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरीज होती हैं या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज या कॉलेजेस की लाइब्रेरीज होती हैं, वहां पर डिजर्टेशन और थीसिस अनपब्लिश्ड रूप में अवेलेबल होती हैं और आप वहां से कोई कंटेंट लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने रेफरेंसिंग के अंदर शामिल करना होगा। इसी तरह से रिसर्च पेपर्स होते हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स होते हैं। जो पब्लिश्ड रिसर्च पेपर होते हैं वो जहां पब्लिश हुए हैं, अगर जर्नल में है या एडिटेड बुक में है, तो वो तो आपने पहले सोर्स के रूप में यूज कर लिया, लेकिन कहीं पर अनपब्लिश्ड रिसर्च पेपर है तो अनपब्लिश्ड रिसर्च पेपर का भी कैसे उपयोग किया जा सकता है सोर्स के रूप में, तो वो उपयोग किया जाना चाहिए। लर्निंग मटेरियल काफी अवेलेबल होता है जिसका उपयोग हम अपने रिसर्च वर्क के लिए कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमने पेपर पढ़े हैं, प्रेजेंट किए हैं, पढ़े हैं और उसको एक्सेप्ट किया गया है, तो वो पेपर आप अपने रेफरेंसेस में शामिल कर सकते हैं। डिक्शनरी आप कंसल्ट करते हैं, उसको रेफरेंसेस में शामिल कर सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया, बहुत सारी इंसाइक्लोपीडिया, बहुत तरह की इंसाइक्लोपीडिया अवेलेबल होती है डिफरेंट लाइब्रेरीज के अंदर, उनको आप कंसल्ट कर रहे हैं तो वहां से आपको रेफरेंस लेना चाहिए और उसके नोट्स, जो भी नोट्स आप बना रहे हैं, उन नोट्स पर रेफरेंसेस को मेंशन करना चाहिए। रिव्यू आर्टिकल्स और बुक रिव्यू, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। रिव्यू आर्टिकल्स लिखे जाते हैं स्कॉलर्स के द्वारा, तो जो रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश्ड होते हैं उन रिव्यू आर्टिकल्स को भी सोर्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं। और बुक रिव्यू, कई बार ऐसा होता है कि आपको बुक अवेलेबल नहीं है लेकिन बुक रिव्यू अवेलेबल है, तो आप बुक रिव्यू को भी एज सोर्स ले सकते हैं। जहां अगर बुक रिव्यू में आपको कहीं आपके मतलब का कोई कंटेंट मिलता है, आपके लिए उपयोगी है वो कंटेंट, तो उसका आप बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हैं और उसे उसका रेफरेंस दे सकते हैं। कुछ मटेरियल ऐसा भी है जो मीडिया रिलेटेड है, मल्टीमीडिया रिलेटेड है, और हम ये सोचते हैं कि इनका रेफरेंस से क्या ताल्लुकात है, लेकिन क्या संबंध है। मैं सोचता हूँ कि जब हम कोई भी आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, किसी भी आइटम का यूज कर रहे हैं, किसी कंटेंट का यूज कर रहे हैं, तो हमें उसकी रेफरेंसिंग तो जरूर करना चाहिए। ऐसे मल्टीमीडिया में माइक्रो फिल्म्स की बात होती है, फिल्म्स की बात होती है, वीडियोस, इमेजेस की बात होती है, मैप्स की बात होती है। तो ये जहां से भी आप माइक्रो फिल्म, अगर मान लीजिए किसी ट्रेजरी से
माइक्रोफिल्म ट्रेजरी से आपने माइक्रोफिल्म्स अवेलेबल की है, तो उसके सेक्शन की पूरी जानकारी लेकर और हम उसका रेफरेंस दे सकते हैं। इसी तरह से फिल्म्स के बारे में, वीडियोस के बारे में, इमेजेस के बारे में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपने इसको कहाँ से लिया है, उसका रेफरेंस आप देंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी रहेगा आपके रिसर्च वर्क के लिए। ऑडियो रिकॉर्डिंग, सीडी रोम, पेंटिंग, अनपब्लिश्ड मटेरियल, रेडियो प्रोग्राम, ये कुछ और मिसलेनियस सोर्सेस हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे रिसर्च वर्क ऐसे होते हैं जहां हमें इन सोर्सेस का उपयोग करना होता है, लेकिन इनके प्रति हम बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं। तो जब हम इन सारे सोर्सेस का उपयोग करेंगे या इनमें से कुछ सोर्सेस का उपयोग करेंगे, तो हमें रेफरेंस के लिए इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी बहुत जरूरी होती है। और मैं यहाँ एक सजेशन स्कॉलर्स को ये देना चाहूंगा कि जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए रेफरेंसेस की तरफ जा रहे हैं, तो आपने अपने जो रिसर्च नोट्स बनाए हैं या जो रिसर्च नोट्स आप बनाएंगे, उन रिसर्च नोट्स में रेफरेंसेस के लिए एक अलग कॉलम जरूर बना लें, ताकि आप जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स आपने कहाँ से लिए हैं उसका रेफरेंस उस कॉलम के अंदर आ जाएगा। तो जो छोटे छोटे सोर्सेस हैं, बहुत छोटे छोटे सोर्सेस है और हमें लगता है कि इनके रेफरेंसिंग क्या करना, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास उस सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आपको उस इंफॉर्मेशन को एज रेफरेंस अपने नोट्स के साथ जरूर रखना चाहिए। और जब कभी भी वक्त कहकर नहीं आता है, जब कभी भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि आपको ये प्रूव करना पड़े कि आपने जो अमुक आइडिया या डाटा आपने कहीं से लिया है या कोई वीडियो या कोई इमेज आपने कहीं से ली है, तो वो कहाँ से ली है, तो आप उसकी हिस्ट्री बता सकते हैं कि ये अमुक जगह से, अमुक सोर्स से मैंने ली थी और इसका रेफरेंस ये है। इसी तरह से टेलीविजन प्रोग्राम है, वर्चुअल लेक्चर हैं। वर्चुअल लेक्चर्स भी आजकल बहुत अवेलेबल हैं ऑनलाइन। स्पीचेस आपको मिल जाएंगी, सुनने के लिए भी ऑडियो स्पीचेस है, रिटन में स्पीचेस आपको मिल जाएंगी, तो इनका भी कई बार सोशल साइंस में यूज होता है। लाइव परफॉर्मेंस जहां हो रहा होता है, उनकी जो रिपोर्ट होती है उसका भी उपयोग हम करते हैं। इंटरव्यूज आप खुद एज स्कॉलर जब इंटरव्यू लेते हैं या कोई डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी का इंटरव्यू आपने पढ़ा है और उसमें या सुना है आपने, मान लीजिए ऑडियो वीडियो के अंदर सुना है, और वहां आपको कोई कंटेंट आपकी नॉलेज में आता है कि इस कंटेंट का उपयोग हमें अपने वर्क के लिए करना है, अपने रिसर्च वर्क के लिए करना है, तो आप ऐसे सोर्सेस से संबंधित इंफॉर्मेशन को अपने पास नोट कर लें और नोट करके अपने रिसर्च वर्क में उसको एक्नॉलेज करेंगे। तो ये आपको मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फेवर करेगा। इतने सारे टाइप्स की मैंने बात की कि ये इतने सारे सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज को हम रेफरेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्या ऐसे भी कोई सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज को हम रेफरेंसिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं? उसको भी मैं सोचता हूँ अगर जान लिया जाए तो ज्यादा ठीक होगा। हमारे इस वर्कशॉप में एक नॉलेज बढ़ेगी कि हम कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनका उपयोग रेफरेंसिंग में नहीं कर सकते हैं या उसकी एक लिमिटेशन है, नहीं की जा सकती। तो जो पर्सनल कम्युनिकेशन है, चाहे वो कन्वर्सेशन हो रहा हो, क्लासरूम डिस्कशन हो रहा हो, ईमेल है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, ये इस तरह की जितने भी पर्सनल कम्युनिकेशंस हैं, इनको रेफरेंस के तौर पर यूज करना उचित नहीं माना जाता है, उपयुक्त नहीं माना जाता है, और इनको रेफरेंस सेक्शन के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। जब हम रेफरेंसेस को समझने की कोशिश कर रहे थे तो तब हमने
आपसे बात की कि रेफरेंसेस के अंदर एक्चुअल में क्या क्या शामिल होता है। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं रेफरेंसेस के वो क्या क्या हैं। ऑथर का नाम आ जाता है, ऑथर्स नेम आ जाता है, आर्टिकल का टाइटल आ जाता है, जर्नल नेम आ जाता है, यहाँ मैगजीन का नाम हो सकता है, पब्लिकेशन ईयर आ जाता है, पब्लिशर का नाम यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन आता है। अगर मान लीजिए हम जर्नल या मैगजीन की बात करते हैं तो उसके वॉल्यूम की बात हम करेंगे कि कौन सा वॉल्यूम है, नंबर भी हो सकता है कि उसका कौन सा नंबर है, और पेज नंबर्स यानी किस पेज पर आपका कंटेंट, जो कंटेंट आपने लिया है वो कंटेंट किस पेज पर मेंशन्ड है, अवेलेबल है, तो उसका पेज आप लेते हैं। और ये पेज नंबर्स भी सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप थोरोली कुछ इस तरह से रेफरेंस दे रहे हैं कि आपने जो कंटेंट लिया है वो कंटेंट पेज नंबर 12 से लेके और पेज नंबर 19 तक के बीच में से लिया है। अब हम क्विक लुक करेंगे उन स्टाइल्स की तरफ, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है हमारे पास। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अलग अलग कैंपस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग एसोसिएशंस के अंदर अलग अलग स्टाइल्स को एडॉप्ट किया हुआ है। तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी अवेलेबल कराने में असमर्थ पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी वास्ट टॉपिक है ये। हालांकि देखने में ऐसा महसूस होता है कि रेफरेंसिंग में हम क्या बात कर सकते हैं, कितना मतलब आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा क्या बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि रेफरेंसिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर एक वास्ट टॉपिक है, और उसको अगर बेहतर ढंग से हमें समझना है तो उसके लिए कई कई सेशंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर डिफरेंट स्टाइल्स की एक बात करेंगे रेफरेंसेस को लिखने के लिए, तो उसमें हार्वर्ड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है, एपीए है, वैंकूवर है, एमएलए है, शिकागो मैनुअल है, रॉयल सोसाइटी है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री स्टाइल, कुछ और भी हैं, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ऑस्ट्रेलियन गाइड टू लीगल साइटेशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, CACCB, काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स, काउंसिल ऑफ बायोलॉजी एडिटर्स, IEEE जिसका जिक्र मैंने आप लोगों को किया। हार्वर्ड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग को समझने के लिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। Harvard is actually a generic term, refers to all the referencing styles that are author date based. Thus, this style does not have any official manual. ये एक ऐसी स्टाइल है, हार्वर्ड स्टाइल एक ऐसी स्टाइल है जो ग्लोबली बहुत ज़्यादा यूज में आती है, और ख़ासतौर पर यूके और ऑस्ट्रेलिया में इसका उपयोग होता है। चूँकि यूके का जो एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा एम्पायर था विश्व के अंदर, तो यूके से रिलेटेड जो कॉलोनीज थी उन कॉलोनीज के अंदर भी हार्वर्ड स्टाइल को बड़े पैमाने पर यूज में लिया जाता है। तो हार्वर्ड स्टाइल काफ़ी प्रोमिनेंट स्टाइल है, और हार्वर्ड स्टाइल के लिए जैसे कोई मैनुअल अवेलेबल नहीं है, तो ऑथेंटिक मैनुअल हमें नहीं दिखाई देता है, या लीगल डॉक्यूमेंट जिसको हम कहेंगे, कोई लीगल गाइड अवेलेबल नहीं है, कि ऑफिशियल गाइड जिसको हम कहेंगे वो अवेलेबल नहीं है। तो जो कुछ अवेलेबल है उसको जो ट्रेंड्स चल रहे हैं सालों से, दशकों से,
उन ट्रेंड्स को कंपाइल करके एक गाइड के रूप में तैयार किया गया है और ये गाइड चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है और इस गाइड का 2016 का जो वर्जन है उस वर्जन को हम फॉलो कर सकते हैं, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं अगर हमें हार्वर्ड स्टाइल की तरफ जाना है तो। इस स्टाइल के अंदर और स्टाइलों जो भी रेफरेंसिंग की स्टाइल्स हैं उसको अगर हम देखें तो पंक्चुएशन का उपयोग फॉर्मेशन में बड़े पैमाने पर किया गया है। तो जब हार्वर्ड स्टाइल की तरफ जाते हैं तो हमें सबसे पहले तो यही समझना होगा कि पंक्चुएशन जो है उनका यूज किस तरह से हो सकता है, किस तरह से होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो जो पंक्चुएशन मैंने आपको अपनी ग्लोसरी के अंदर बताए थे उन पंक्चुएशन को रेफरेंस स्टाइल के अंदर, हार्वर्ड रेफरेंस स्टाइल के अंदर देखना होगा कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क कहाँ पर उपयोग में आ रहा है और क्यों आ रहा है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कौन सी स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं। ये मैं कॉमन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कॉमन आइडिया है ये मेरा कि स्कॉलर्स ये तय करें कि उनकी इंस्टीट्यूट के द्वारा या उनके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सी स्टाइल उपयोग में लाई जा रही है या किस स्टाइल को उपयोग में लाने के इंस्ट्रक्शंस हैं, हम उसी को फॉलो करें। क्योंकि जब हम डाइवर्ट होते हैं किसी एक स्टाइल से दूसरी स्टाइल की तरफ और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है तो हो सकता है कि आपके लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए। हार्वर्ड स्टाइल को अगर हम जर्नल के अंदर यूज करते हैं तो किस तरह से हम यूज करेंगे। सबसे पहले ऑथर्स नेम आएगा फॉलोड बाय इट्स इनिशियल्स। तो हम ऑथर का नाम लिखते हैं, उसके इनिशियल्स को लिखेंगे, बीच में कॉमा आएगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन रहेगा, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है। आर्टिकल टाइटल विद सिंगल कोटेशन मार्क फॉलोड बाय फुल स्टॉप। यहाँ पंक्चुएशन को आप देखिए कि पंक्चुएशन दिया हुआ है। जो आर्टिकल का या पेपर का टाइटल होगा वो सिंगल कोटेशन मार्क में देना है और उसके बाद फिर फुल स्टॉप भी लगाना है। अमूमन जब हम रेफरेंसिंग करते हैं तो उसमें बीच में कहीं पर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि हार्वर्ड स्टाइल में हमें बीच में फुल स्टॉप देना होता है। फिर हम बात करेंगे नेम ऑफ जर्नल इन इटैलिक फॉर्म। तो अभी तक नेम ऑफ जर्नल के पहले जितना ही इंफॉर्मेशन हमने दी है वो नॉर्मल फॉन्ट्स में दी है और जब हम जर्नल का नाम दे रहे होते हैं तो वहां पर हमें इटैलिक फॉर्म में जर्नल का नाम देना होगा। उसके बाद जर्नल का जो वॉल्यूम है वो देना होगा और जब जर्नल के वॉल्यूम को हम लिखते हैं सेकंड वॉल्यूम है या फिफ्थ वॉल्यूम है या 10th वॉल्यूम है, उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आएगा इश्यू नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इश्यू नंबर्स भी होते हैं, तो इश्यू नंबर को हम राउंड ब्रैकेट के अंदर दे देंगे और फिर लास्ट में हम पेज नंबर देंगे कि जो रेफर्ड जर्नल है उस रेफर्ड जर्नल के किस पेज से हमने अपना कंटेंट लिया है और उसे हम रेफर कर रहे हैं, तो वो पेज नंबर। तो इतनी ये सारी जानकारियां जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं, ये सारी जानकारियां आपके रेफरेंस के अंदर शामिल होंगी। और उसके लिए ये आप देखिए जो मैंने वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन दिया था वो यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये ऑथर का नाम है, इनिशियल आ गया, ब्रैकेट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ गया, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आर्टिकल का टाइटल आ गया है और उसके बाद फुल स्टॉप आया है। फिर जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ राइटिंग स्टडीज, वॉल्यूम 3 हो गया, इश्यू नंबर ब्रैकेट में 2 आ गया और उसके बाद पेज आ गया 44 to 59। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही शेयर किया था कि पेज नंबर हो सकता है हम किसी एक पेज नंबर को मेंशन करें और हो सकता है कि हमने
5 पेज को हम रेफर करना चाहते हैं या 25 पेज को हम रेफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 44 से 44 से 59 तक के पेजेस को रेफर किया गया है। और ठीक इसी तरह से ये जो दूसरा रेफरेंस है, इस दूसरे रेफरेंस को भी हम समझ सकते हैं। हम आते हैं एपीए स्टाइल की तरफ। ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल है और भारत में काफी पॉपुलर है, खासतौर पर सोशल साइंस के लिए। American Psychological Association, commonly known as APA referencing, is very similar to that of Harvard's referencing style. तो हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो भी डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस के साथ दोनों ही स्टाइल अलग अलग तरह से यूज की जाती है। Where Harvard is most commonly used in UK and Australia, APA is more popular in USA. तो अमेरिका में APA का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। हमें अगर APA स्टाइल को जानना है, समझना है, उसको पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है, तो APA के 6th एडिशन को हम अवेलेबल कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। इसके रेफरेंसिंग फॉर्मेटिंग में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो फुल रेफरेंसेस हैं उन फुल रेफरेंसेस को APA स्टाइल के माध्यम से हम रख सकते हैं। APA स्टाइल थ्रू आउट द टेक्स्ट रिक्वायर्स द डबल लाइन स्पेसिंग। Worthy to mention, it is required also for the reference section. तो डबल लाइन स्पेसिंग की बात ये यहाँ कर रहे हैं। जो लाइन स्पेसिंग है वो लाइन स्पेसिंग वो डबल साइज में रखना चाहते हैं। ये इस स्टाइल की खासियत बताई गई है। अगर हम APA के इतिहास को जानने की कोशिश करें कि किस तरह से APA अस्तित्व में आया, तो दिस स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग केम फोर्थ इन 1929 इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन मैनुअल ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट था 1929 का रेफरेंसिंग स्टाइल का, जो हमें अवेलेबल हुआ, इस दुनिया को मिला, जिसमें रेफरेंसिंग की वेरियस स्टाइल्स का उपयोग किया गया था। With the passage of time, the manual kept on having revisions and additions. So far, 6 editions of the manual have been published. तो अभी तक इसके 6 संस्करण निकल चुके हैं और इनको ऑनलाइन हम अवेलेबल कर सकते हैं। इसका जो लास्ट एडिशन है, 6th एडिशन, वो 2009 में पब्लिश हुआ था। तो हम लेटेस्ट एडिशन जो APA स्टाइल है, उस APA स्टाइल में ऑथर्स नेम फॉलोड बाय इट्स इनिशियल्स सेम है जैसा हार्वर्ड में था। ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ रहा है, आर्टिकल टाइटल फॉलोड बाय फुल स्टॉप, ये भी सेम चल रहा है। नेम ऑफ जर्नल इन इटैलिक फॉर्म, यहाँ जर्नल का जो नाम आ रहा है वो इटैलिक में आ रहा है। जो थर्ड रूल है, उस थर्ड रूल के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की बात नहीं हो रही है। वॉल्यूम फॉलोड बाय ए कॉमा, यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है, वहां पर हमें पंक्चुएशन मार्क के रूप में इस नंबर की बात हो रही है। इश्यू नंबर को इन्होंने इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन अगर हम इश्यू नंबर को शामिल करना चाहते हैं तो इश्यू नंबर को भी शामिल कर सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। ये मोर देन 2 ऑथर्स की बात कर रहे हैं। ये नेम हो गया, इनिशियल हो गया, फिर नेम इनिशियल, फिर एम्बरसेंड, फिर नेम इनिशियल हो गया, आ जाता है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर उसके बाद आप देखिए सिंगल इन्वर्टेड खत्म हो गया, यहाँ सिंगल इन्वर्टेड नहीं है। और हर इंफॉर्मेशन के बाद यहाँ फुल स्टॉप आ रहा है। ये आर्टिकल का जो टाइटल है यहाँ फुल स्टॉप आ गया है। फिर जो बुक का टाइटल है, उस बुक के टाइटल को इटैलिक के रूप में रखा है। यहाँ पर वॉल्यूम नंबर आ गया है
और ये पेज नंबर आ गए हैं। तो इस तरह से लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ है। तो जो हमारी रेफरेंस स्टाइल फॉर जर्नल, उसको अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से रेफरेंसिंग हम कर सकते हैं। थर्ड है वैंकूवर स्टाइल। वैंकूवर स्टाइल में लाइन स्पेसिंग और इंडेंटेशन को महत्व दिया गया है फॉर्मेटिंग के अंदर, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 2015 का, वो इंपीरियल कॉलेज लंदन के माध्यम से रिलीज किया गया है, तो उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। 1978 में वैंकूवर में चूंकि एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग हेल्ड हुई थी, और उस मीटिंग में ये एक मैनुअल तैयार किया गया था मेडिकल जर्नल्स एडिटर्स के लिए। तो वो रेफरेंस स्टाइल वैंकूवर रेफरेंस स्टाइल के रूप में अस्तित्व में आई है। This meeting actually forms uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. तो खासतौर पर जो वैंकूवर स्टाइल है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है और वहां पर उसका उपयोग किया जाता है। इसमें ये इसके स्टेप्स दिए हुए हैं किस तरह से हम रेफरेंसिंग करेंगे। ये एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे से रिलेटेड स्टाइल नहीं है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं। एमएलए साइटेशन स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के नाम से जानी जाती है। शॉर्ट फॉर्म इसका एमएलए है। ये दो अलग अलग पब्लिकेशन के रूप में अवेलेबल है, एमएलए स्टाइल मैनुअल एंड गाइड टू स्कॉलरली पब्लिशिंग और एमएलए हैंडबुक फॉर राइटर्स ऑफ रिसर्च पेपर्स। तो दो अलग अलग तरह की बुकलेट या गाइड्स वर्ल्ड मार्केट में हमें मिल जाएंगी एमएलए साइटेशन स्टाइल की, और इनको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। Both of the documents give similar information and formatting. कहीं बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। We may encounter with minor variation in the information when obtaining it from other sources. स्वाभाविक सी बात है कि जब हम किसी दूसरे सोर्स से इस एमएलए स्टाइल शीट को प्राप्त करते तो हो सकता है कि वहाँ छेड़छाड़ की गई हो उस डॉक्यूमेंट के साथ। तो जो ओरिजिनल गाइड है या जो ओरिजिनल मैनुअल है उसका अगर हम उपयोग करना चाहते हैं तो उसको हमें अवेलेबल करना होगा। एमएलए स्टाइल मैनुअल एंड गाइड टू स्कॉलरली पब्लिशिंग, ये 2008 में लेटेस्ट इसका वर्जन पब्लिश हुआ है जो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने किया था। तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको अवेलेबल कर सकते हैं। ये ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत पुरानी स्टाइल है रेफरेंसिंग की, क्योंकि जो हमें इसकी हिस्ट्री मिलती है उसमें 1883 में मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के माध्यम से इसको कंपाइल करने की बात कही गई है। तो दिस रेफरेंसिंग स्टाइल इज प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका which was founded in 1883. The latest editions, that is the third edition of MLA style manual guide to scholarly publishing. तो ये जो मैनुअल और गाइड्स हैं ये एक रेगुलर इंटरवल पर पब्लिश होती हैं, इनके नए नए एडिशन आते हैं, और उसमें अगर कहीं कोई वेरिएशन आता है तो वो ऑथेंटिक मैनुअल और गाइड को पढ़ने पर ही हमें समझ में आ सकता है कि जो लेटेस्ट वर्जन है उस लेटेस्ट वर्जन में पुराने वर्जन की तुलना में क्या क्या अंतर है।
MLA साइटेशन स्टाइल में ऑथर्स नेम है, टाइटल ऑफ आर्टिकल है, नेम ऑफ जर्नल है, वॉल्यूम नंबर फॉलोड बाय डेसिमल एंड इश्यू नंबर है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, पेज नंबर्स है, मीडियम ऑफ पब्लिकेशन है। ये आप देखिए कि यहाँ पर कुछ आपको चेंजेस दिखाई देंगे। ऑथर्स नेम आ रहे हैं, टाइटल ऑफ आर्टिकल आ रहा है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, नेम ऑफ जर्नल आ रहा है, इसे इटैलिक किया जाए नहीं किया जाए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। वॉल्यूम नंबर फॉलोड बाय डेसिमल एंड इश्यू नंबर, यहाँ पर भी चेंज आ रहा है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो पहले हार्वर्ड और एपीए में ऑथर्स नेम के बाद आ रहा था, यहाँ पर 5th स्टेप पर आ रहा है ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर पेज नंबर्स आ रहे हैं और मीडियम ऑफ पब्लिकेशन भी आ रहा है कि ये प्रिंट वर्जन है या सॉफ्ट वर्जन है, ये उसमें मेंशन होता है। ये एग्जाम्पल है इसका, आप देखिए कि ये ऑथर्स नेम हो गया। बियॉन्ड ये जो टाइटल ऑफ आर्टिकल है वो दिया हुआ है, यहाँ इन्होंने इटैलिक मेंशन किया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इश्यू नंबर दिया हुआ है, पब्लिकेशन ईयर दिया हुआ है, पेज नंबर दिए हुए हैं और किस वर्जन में है, प्रिंट वर्जन में है तो यहाँ पर प्रिंट वर्जन लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण रेफरेंसिंग स्टाइल है, शिकागो मैनुअल ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल। ये भी काफी महत्वपूर्ण है और पॉपुलर है, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए इसके मैनुअल को हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो 16th एडिशन को हम देखें, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के द्वारा 2014 में कराई गई थी। और इसी तरह का जो एक मैनुअल है वो तुराबियन स्टाइल के नाम से जाना जाता है, उसको भी हम देख सकते हैं। अगर हम इसके इतिहास की हिस्ट्री की बात करें तो दिस स्टाइल हैज बीन ओरिजिनेटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो मोर देन 100 years ago। ये भी करीब 100 साल पुरानी स्टाइल है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल वाज पब्लिश्ड इन 1981 में इसके मैनुअल को पब्लिश किया गया था। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है 16th एडिशन 2010 में किया गया। इसमें नेम ऑफ ऑथर आ रहा है, आर्टिकल टाइटल इन डबल कोटेशन मार्क आ रहा है, टाइटल ऑफ जर्नल इन इटैलिक आ रहा है, वॉल्यूम है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, पेज नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि ये नेम ऑफ ऑथर है, आर्टिकल नेम ऑफ जर्नल है, वॉल्यूम नंबर आ रहा है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, यहाँ कॉलन आ रहा है। जो महत्वपूर्ण बात है वो पब्लिकेशन के बाद कॉलन आ रहा है और उसके बाद पेज नंबर है और फुल स्टॉप है। तो नेम के बाद भी आप देखिए यहाँ जोशुआ आई विंस्टीन, यहाँ पर सीधे सीधे नाम मेंशन किया गया है, अदरवाइज और स्टाइल्स में विंस्टीन आई जोशुआ लिखा जाता। तो ये एक अंतर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री स्टाइल भी अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड, ये इसका एग्जाम्पल है। और कंक्लूजन में अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि बहुत सारी स्टाइल्स रेफरेंसिंग के लिए मौजूद हैं हमारे एकेडमिक वर्ल्ड में। ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है बल्कि हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो रिसर्च सेंटर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कोई कॉलेज हो, वो किस स्टाइल को एडॉप्ट कर रहे हैं उसको हमें फॉलो करना होता है। चाहे वो एमएलए स्टाइल, अगर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट एमएलए को एडॉप्ट कर रही है तो हमें एमएलए स्टाइल में लिखना होगा। दूसरी जो खास बात है वो ये है कि हम रेफरेंस जो देते हैं, रेफरेंस हम अगर स्टाइल के थ्रू दे रहे हैं तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसका हमें एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हमने जो रेफरेंसेस दिए हैं वो रेफरेंसेस हमने
प्रॉपर ढंग से दिए हैं। हम जब गो थ्रू होते हैं रिसर्च डॉक्यूमेंट्स की तरफ, चाहे वो थीसिस हो या डिसर्टेशन हो, इनको जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कई जगहों पर अवेयरनेस की कमी की वजह से जो बिब्लियोग्राफी लिखी जाती है, जो रेफरेंस लिस्ट तैयार की जाती है, जिस तरह से तैयार की जाती है, उसको देखकर लगता है कि अगर हम इस देश के अंदर रेफरेंस स्टाइल का कंपाइलेशन करें तो मुझे लगता है कि 1000 से ज़्यादा रेफरेंस स्टाइल की एक सूची तैयार हो जाएगी और इतने सारे स्कूल्स और इतने सारे एसोसिएशन स्टाइल्स के हमारे सामने आ जाएंगे कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसको हम एडॉप्ट करें, किसको न करें। तो जो हमारी इंस्टीट्यूट, जो हमारी यूनिवर्सिटी एडॉप्ट कर रही है, फॉलो कर रही है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए एज इट इज, और उसी के अकॉर्डिंग रिसर्च के अंदर रेफरेंसेस देना चाहिए। तो तीसरी खास बात यह है कि जो भी हमने रिसर्च वर्क किया है, जो वर्क हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, उस वर्क की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए, उसके सिग्निफिकेंस को बढ़ाने के लिए और उसके ओरिजिनलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें रेफरेंसेस का सपोर्ट लेना चाहिए और उससे हमें उसे वर्दी बनाना चाहिए, उसे मजबूत बनाना चाहिए। और लास्ट जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि प्लेजरिज्म एक ट्रेंड हो सकता है, प्लेजरिज्म एक मेंटलिटी हो सकती है। तो प्लेजरिज्म को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम मेंटली अपने आप को इतना साउंड कर लें कि हम ये तय कर लें कि हम प्लेजरिज्म का पार्ट नहीं बनेंगे, तो हम प्लेजरिज्म का पार्ट नहीं बन सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनके माध्यम से मैंने इस प्रेजेंटेशन को लिया है, ये जिक्र कर रहा हूँ। और मैंने डिस्क्लेमर आपको, जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था वहाँ पर डिस्क्लेमर दिया था, और ये लास्ट में पुनः इस डिस्क्लेमर को दे रहा हूँ कि जो भी इलस्ट्रेशंस या पिक्चर्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं, उनका जो मोटिव था वो किस लिए मैंने यूज़ किए हैं वो भी मैंने यहाँ पर दिया है। आप सभी लोगों ने बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुना और मुझे ये अवसर प्रदान किया केसी जी ने कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, अपनी बात को रेफरेंसिंग स्टाइल क्या होती है, किस तरह से हम उनका उपयोग करते हैं, वो आपके सामने रख सकूं। और आप लोगों ने बड़े ही इंटरेस्ट के साथ, बड़े ही ध्यानपूर्वक इस वर्कशॉप के अंदर मेरी बात को सुना है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। Okay. Thank you so much, sir, for your valuable time. Once again, thank you so much, sir, for today's session.